अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली आज हम एक मिनी प्रोजेक्ट ही कह लो वो बनाने लगे हैं, जिसका टाइटल है कि हमने फेस मास्क डिटेक्शन करनी है यूजिंग मशीन लर्निंग प्लस कंप्यूटर विजन। नॉर्मली जो हम करते रहे हैं उसमें अभी तक हमने फेस डिटेक्शन की है और फेस के लैंडमार्क्स हो गए, इसके अलावा आप कह लो कि स्माइल या आइज डिटेक्शन, इस तरह की चीज़ें उसमें हमने प्री ट्रेंड क्लासीफायर यूज़ किए हैं जो कि डॉट एक्सएमएल की फाइल जो है ना हमारे पास अवेलेबल होती थी, और उसको यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे। आज बेसिकली हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले थोड़ा सा, मैं आपको एजेंडा क्या है प्रोजेक्ट का वो बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले ये करना है कि हमने कंप्यूटर विजन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कुछ फ़ोटोज़ जो है वो लेंगे। नॉर्मली हम लिमिट लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे 200 की लिमिट लगाई है कि वो 200 पिक्चर्स मेरी लेगा रियल टाइम पे, और उसके बाद 200 पिक्चर्स विद मास्क लेगा, 200 पिक्चर्स विदाउट मास्क लेगा। और उसके बाद उस पिक्चर्स को जो है ना बेसिकली हम एक नमपाई लाइब्रेरी यूज़ करके उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। और बाद में उसको लोड करने के बाद हम उसमें कुछ प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उसको मतलब उसके जो डायमेंशंस हैं उनको सेट करेंगे, और फाइनली उसको इस काबिल बनाएंगे कि उस पर मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई हो सके। मशीन लर्निंग के मॉडल्स हमने काफ़ी पढ़े हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, डिसीजन ट्री है, तो एक मॉडल हम इसमें अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा कि जब मॉडल ट्रेंड हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी हमारे सामने आ जाएगी, तो उस ट्रेंड मॉडल को दोबारा हम अपनी कंप्यूटर विजन की लाइब्रेरी में रखेंगे ओपन सीवी में, और उससे रियल टाइम पे प्रेडिक्शन करवाएंगे कि बताइए कि मास्क पहना है या नहीं पहना है। तो ये छोटा सा एक एजेंडा है जो हम आज करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, आप एज इट इज़ स्टेटमेंट अगर लिखना चाहते हो अपनी सीवी में तो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट आपको मिल सकती है। और सबसे पहला स्टेप ऑब्वियसली थ्योरी अगर बात करें तो हमने कंप्यूटर विजन की थ्योरी भी ऑलरेडी कवर की हुई है, और मशीन लर्निंग में हमने जो एल्गोरिदम यूज़ करना है वो यूज़ करना है सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये वो पहला एल्गोरिदम था जब हमने मशीन लर्निंग स्टार्ट की थी, सबसे पहला एल्गोरिदम हमने यही पढ़ा था, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी भी बेहतर आती है, ओवरऑल रियल लाइफ सिनेरियोज में भी यूज़ हो रहा होता है। तो ये पहला एल्गोरिदम हम यूज़ पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप अगर हम यहाँ देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हमने कंप्यूटर विजन की लाइब्रेरी जो ओपन सीवी है उसको हमने इंपोर्ट किया है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो नमपाई है। थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। सेकंड नंबर पे हमारे पास नमपाई जो लाइब्रेरी है वो हमने इंपोर्ट की है। सीबॉर्न हमने बेसिकली इसलिए इंपोर्ट की है कि आगे जाके हम इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना चाहें आफ्टर प्रिडिक्शन, जो हमारे पास एक्यूरेसी रिपोर्ट आती है। और इसके बाद हमारे पास सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासीफायर SVC, इसको हमने इंपोर्ट किया क्योंकि ये मशीन लर्निंग का मॉडल यहाँ से यूज़ हो जाएगा। इसके बाद मैटप्लॉटलिब यूज़ किए हमने ताकि हम अपनी तस्वीरें जो वो हमारे से कैप्चर कर रहा है उसको प्रिंट करवा के देख लें कि क्या उसने कैप्चर किया है स्टार्टिंग में। और उसके बाद एक लाइब्रेरी जो नई इस दफ़ा आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, उसका नाम है sklearn डीकम्पोजिशन इम्पोर्ट PCA। ये एक नई चीज़ है जो हमने पहले नहीं पढ़ी, इसको आज डिस्कस भी करेंगे ये क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं, और कौन सी मशीन लर्निंग की टाइप है ये, इसको डिस्कस करेंगे आज प्रॉपर। और इसके बाद एक्यूरेसी स्कोर आपको पता है, अगर स्कोर फाइंड करना हो उसके लिए होती है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की बात की जाए तो हम बेसिकली एक विजुअलाइजेशन बना रहे होते हैं कि एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के दरमियान कितना डिफरेंस है, उसका एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स सा बन जाता है हमारे पास। इसके बाद सेकंड लास्ट पे हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ये बेसिकली आपको ऑलरेडी आइडिया है कि इसमें वो बता रहा होता है कि इतने परसेंट इसका स्कोर आया है, इतने परसेंट जो है वो सारे जो है मैटर्स इसमें सारे डिस्कस होते हैं, यानी एक ओवरऑल एक समरी होती है पूरी मॉडल की। और फाइनली हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, क्योंकि हमने मॉडल हमारा जो डाटा है वो उसको जब हम अरेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक बिग अरे हमें मिलेगी, तो उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये लाइब्रेरीज हैं जो कि हमने सारी इंपोर्ट की हैं। और उसके बाद अब अगर आप देखो सेकंड नंबर पे स्टेप 2 में, तो हमारे पास एक क्लासीफायर है जो कि फेस डिटेक्शन वाला है। इस क्लासीफायर को यूज़ करने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी पिक्चर्स वो कैप्चर करेगा, उस पिक्चर को वो बाकी पार्ट जो है हमारे बॉडी का वो इग्नोर करे, सिर्फ जो हमारा फेस डिटेक्ट होगा ना सिर्फ उस एरिया को कैप्चर करे, क्योंकि बाकी पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा पिक्सल्स ज़ाया ही हैं। और अगर वो हम उसको ले भी लेते हैं तो वो हमारी अरे बहुत बड़ी बना देगा अगर हम एक्स्ट्रा पार्ट भी ले लेंगे। तो हमें सिर्फ हमारा फेस चाहिए, दैट्स इट। तो उस फेस को कैप्चर करने के लिए इसलिए हमने इस लाइब्रेरी को यहाँ पे थोड़ा सा इसका समझ लो कह लो कि सहारा लिया है, ताकि हमें वो सिर्फ फेस का एरिया ही
जो है वो कैप्चर करके दे, बाकी को इग्नोर कर दे। तो ऑब्वियसली ये सिंपल सी चीज़ है। इसमें ना आगे देखो थर्ड स्टेप में हमारे पास दो चीज़ें हैं। मैंने दोनों तरीके बताए हैं। पहला तरीका आपको पता है कि ये जो पहला वाला स्टेप है, ये बेसिकली कैमरा की आउटपुट अगर आपने लेनी है, यानी कैमरा के जरिए रियल टाइम पे आपने काम करना है, तो आप फेस पिक्चर्स ले सकते हो। लेकिन अगर फर्ज करो आपके पास कोई वीडियो है, ठीक है, और वो वीडियो मैं ऑलरेडी ग्रुप में दे चुका हूँ, जो आपके पास डाटा आया है ना आज, उस डाटा में क्लासीफायर भी मौजूद है और बेसिकली 3 वीडियोस भी हैं। उसमें पहली वीडियो है जिसमें एक बंदा बैठा हुआ है और उसने मास्क पहना हुआ है, ठीक है, तो वीडियो को भी यूज कर सकते हो और जीरो लगा के रियल टाइम पे भी काम कर सकते हो। तो मैंने वीडियो वाली चीज को जो है वो बेसिकली आपका कमेंट आउट कर दिया इसको, और हम बेसिकली यहाँ पे रियल टाइम पे काम करने लगे, तो मैंने यहाँ पे जीरो यूज किया हुआ है। और आगे मैंने इसकी आपको कहानी भी समझाई थी कि जीरो का मतलब ये होता है कि आपका डिफॉल्ट कैमरा जो आपके लैपटॉप में लगा हुआ है, आप मल्टीपल कैमराज यूज कर रहे हो, अगर आपने यूएसबी के कैमरा भी लगाया हुआ है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से ही 1 2 3 अपना कैमरा का जो नंबर है वो दे सकते हो। अभी हम जो है डिफॉल्ट कैमरा यूज कर रहे हैं, तो हम जीरो दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने एक डाटा नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी इमेजेस बाद में कैप्चर होने के बाद अपेंड होने के बाद इस लिस्ट में चली जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने एम्प्टी लिस्ट बना ली है, और आगे सिंपल वही काम है आपका। आपने लूप लगाया, लूप में रिटर्न इमेज कैप्चर रीड, ये वही कैमरा को रीड कर रहा है। अब देखो हम कहते हैं कि अगर रिटर्न यानी उसको मिले फेसेस, और फेसेस कहाँ से मिलेंगे, उस क्लासीफायर से, ठीक है। तो ये वही चीज़ है सेम एक्स वाई डब्ल्यू एच जो हमने फेस डिटेक्शन में सीखा था। तो क्या कर देगा, रेक्टेंगल बना दे, और रेक्टेंगल में हमने कोऑर्डिनेट्स दे दिए दोनों एक्स और फेस डिटेक्शन के हवाले से, और आगे यहाँ पे बेसिकली कलर दिया मैंने, ये 255, आप ग्रीन रख सकते हो, रेड रख सकते हो, जो रखना है आपने, और ये आखिर में थिकनेस है उसकी। तो क्या हमने उसको एक इमेज पास की है, और इमेज को हमने कह दिया फेस में जाके स्टोर कर दे। फेस का जो पहला कोऑर्डिनेट है ये आपका y आ गया, ये x आ गया विद रिस्पेक्ट टू हाइट और विड्थ, और जो आखिरी कॉलम है ना, इसको हमने एज इट इज रखा है क्योंकि ये RGB है, 3 वैल्यूज देनी होती है ना। तो पहली वैल्यूज तो यहाँ से कैप्चर कर लेगा y कोऑर्डिनेट से, उसमें हाइट ऐड कर देगा। दूसरी जो आपकी वैल्यू होती है वो x की रिस्पेक्ट से ले लेगा और उसमें विड्थ को ऐड कर देगा, जैसा कि हमने फेस डिटेक्शन में किया था। और जो तीसरा यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट रखा है हमने, ये बेसिकली उसका RGB चैनल है। तो अगर तो फर्स्ट करो कोई बंदा खुद ही ग्रे स्केल में, वो इसका कुछ सिनेरियो ऐसा हो गया है, हम यहीं पे ग्रे स्केल कर देते हैं, तो वो खुद ही इसको एडजस्ट कर लेगा। अगर 1 होगा तो ग्रे स्केल कर लेगा, 3 होगा तो उसको खुद ब खुद RGB कर देगा। तो जस्ट आपने कॉलम देना है और वो समझ जाएगा कि ये थर्ड एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू RGB या विद रिस्पेक्ट टू ग्रे स्केल, ठीक हो गया। और उसको फिर हम रिसाइज भी कर देंगे, जो वो पिक्चर लेगा हम कहते हैं कि उसको वहीं पे रिसाइज कर दे। ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, मैंने 50x50 दी है, आप 64 दे सकते हो। अगर थोड़ी बड़ी इमेज लेनी है तो आप 96 भी दे सकते हो या 128 भी दे सकते हो। तो 50 एक ऑप्टिमम वैल्यू थी नॉर्मल, ताकि हमारा सिस्टम स्लो भी ना हो, तो मैंने 50 दे दी। आप 32 भी ले सकते हो यहाँ पे, ताकि उसको रिसाइज करके दोबारा फेस में डाल दें। अब यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ कमेंट आउट की है वो है लेंथ ऑफ डेटा। इसको अगर आप कमेंट आउट नहीं करते हो और आप सिस्टम को चलाते हो, तो वो क्या करेगा, आपको आउटपुट पे काउंटिंग स्टार्ट कर देगा 0 से लेके 199 तक, यानी 200 पिक्चर्स हमने लेनी है। आगे जाके हमने एक आर्गुमेंट सेट किया है, तो इसको अगर करना है तो आप कर लो, नहीं करना तो सिंपल कमेंट आउट कर दो। मैं इसको अभी हटा देता हूँ कमेंट से। और एक लेंथ, जो डाटा की जो लेंथ है उसका बेसिकली एक कह लो कि एक हमने साइज सेट कर दिया 400। आपने लेनी 200 पिक्चर्स हैं, ठीक है, लेकिन एक बकेट साइज देना होता है। तो बकेट साइज हमेशा जितनी इमेजेस लेनी है उससे ज़्यादा या डबल होता है नॉर्मली। तो आप 300 भी दे सकते हो, तो वो भी ऑप्टिमल वैल्यू है, लेकिन मैंने 400 रखा है इसको, ताकि एक बकेट साइज में इतनी पिक्चर्स आ जाए। तो ये बकेट साइज रखा है कि अगर लेंथ ऑफ डाटा इज लेस देन 400 हो, तो आपकी जो फेस में जितनी पिक्चर्स आएंगी वो सबको अपेंड करके किस में डाल दे, इस डाटा की लिस्ट में डाल दे। तो ये बकेट साइज जो है इसको आप हमेशा बड़ा रखते हो, ताकि जो पिक्चर्स आ रही हैं वो इजीली एडजस्ट हो जाए और वो थोड़ा एम्प्टी भी रहे। तो इसलिए मैंने इसको डबल रखा है, जो आपकी एक्चुअल इमेजेस हैं। और इसके बाद आप क्या करना है, आपने सारी पिक्चर्स को अपेंड कर दिया। अपेंड करने के बाद आपके पास ये विंडो की इमेज है CV की, जो आपके पास IM शो वाली आ रही है। और सिंपल मैंने यहाँ पे एक आर्गूमेंट पास किया। नॉर्मली यहाँ पे हम Q वाली की देते हैं, वो भी दे सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक की दी है 27 का मतलब होता है स्केप वाली की, सबसे एंड वाली जो होती है। और लेंथ ऑफ डाटा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 हो जाए तो खुद ही लूप को ब्रेक करके विंडो को बंद कर दें। ये ऑप्शन भी दे सकते हो। अगर फर्ज करो मैंने 27 वाली की नहीं दी है, 27, मैं डायरेक्ट ये दे देता हूँ लेंथ ऑफ डाटा, तो
तो वो खुद ही बंद कर देगा। लेकिन हो सकता है सिस्टम में कोई एरर आ जाए, हैंग हो जाए, तो मुझे एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए मेरे पास कि मैं बीच में एस्केप की दबाऊं और अपने लूप को बंद कर दूं। तो इसलिए मैंने और का ऑप्शन देके दो यहाँ पे कंडीशंस दे दिए कि 27 में अगर जो है वो प्रेस करूं, यानी कि एस्केप की प्रेस करूं, तो सिस्टम से बाहर आ जाए। ये मैंने सिक्योरिटी के तौर पर रखा है। और आगे क्या दिया है, लेंथ ऑफ डाटा अगर 200 हो जाए, यानी मेरी अगर 200 पिक्चर्स वो कैप्चर कर ले तो सिस्टम ब्रेक हो जाए उसके बाद, यानी लूप से बाहर आ जाए और आपकी विंडो जो ओपन हुई है यहाँ ये वाली आई एम शो वाली, ये बंद हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी थोड़ी सी वेरिएशन चेंज है यहाँ पे लास्ट टाइम से। तो इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं दोनों को। पहले सबसे पहले हम ये जो हमारी मेन लाइब्रेरी वाली फाइल है इसको रन कर लेते हैं कि इसमें कोई किसी किस्म का एरर तो नहीं है, तो फिर आगे हम मूव करेंगे। तो ये सारी लाइब्रेरीज मैंने एक ही दफ़ा इंपोर्ट कर ली हैं, और आप अलग अलग भी कर सकते हो कि जब जैसा काम कर रहे हो आप उस हिसाब से। और जो हमारा क्लासीफायर है मस्ट भी कि ये सेम फोल्डर में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर पाथ सही होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये भी हमने इसको एक दफ़ा देख लिया। अब ये तीसरा पार्ट है ना हमारा, इसमें हमें मास्क पहन के फ़ोटोज़ लेनी है, या फिर पहले विदाउट मास्क ले लो। मैं कहता हूँ कि मैंने पहले मास्क के साथ फ़ोटोज़ लेनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना मास्क जो है पहन लूँगा ताकि वो उसी हिसाब से फ़ोटोज़ ले। तो मैंने यहाँ पे देखो जो मैंने कमेंट आउट किया था प्रिंट वाला ऑप्शन, ये वाला, इसको मैंने अभी कमेंट आउट नहीं किया। आपको नज़र आ जाएगा आउटपुट पे कि ये 200 इमेजेस काउंट कर रहा है प्रॉपर। तो एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखो ना, साथ में काउंटिंग स्टार्ट हो गई है और ये इसने पिक्चर्स कैप्चर करना शुरू कर दी है। अगर मेरा फेस हट जाएगा यहाँ से तो वो पिक्चर लेना बंद कर देगा। रिमेंबर दिस थिंग। आप थोड़ा सा मूव भी हो सकते हो ताकि आपकी मल्टीपल एंगल से पिक्चर्स आ जाएं। ठीक है, जैसे ही 200 पिक्चर्स लिए, लूप ब्रेक, विंडो बंद हो गई आपकी। ठीक है, तो अब देखो, अब आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट हमारी स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जाके 199 पे एंड पे, थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, ये इसने 199 पे इसको क्लोज कर दिया था क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन सेट की हुई थी। अब क्या करते हैं, यहीं पे ही इस चीज़ को हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं यूजिंग नमपाई। नमपाई का यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा। और यहाँ पे हमने इसका फॉर्मेट किया है एनपी, ये नमपाई से आया है। सेव, ये नाम देना है जो नाम आप देना चाहते हो। मैंने मास्क के साथ फोटो ली है तो मैंने मास्क डॉट NPY उसकी एक्सटेंशन, और आगे डाटा, डाटा क्या था, वो जो लिस्ट बनाई थी हमने। ठीक है, उसमें हम इसको सेव कर लेते हैं एक बार, और इस चीज़ को रन करेंगे तो हमारा ये सेव हो गया। एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं कि पिक्चर्स ली कैसी हैं। तो हम कोई भी एक इंडेक्स वैल्यू देके हम एक पिक्चर चेक कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल प्लॉट फिगर साइज आई एम शो डाटा, डाटा वही जिसमें सेव करवाया है, और 0 मतलब कोई इंडेक्स 1 दे दो कि 1 इंडेक्स पे कौन सी पिक्चर है। और एक्सिस को मैंने फॉल्स कर दिया है कि एक्सिस मुझे ना दिखाए और प्लॉट को मुझे शो कर दे। तो अगर मैं इस चीज़ को रन करूँ तो यहाँ पे उसने दिखा दिया कि उसने मेरी पिक्चर किस तरह से ली है। मैंने एक 0 इंडेक्स पे जो पिक्चर पड़ी हुई थी वो ली। आप यहाँ पे इंडेक्स चेंज करके भी देख सकते हो कि इस इंडेक्स पे कौन सी पिक्चर पड़ी हुई है। तो ये इस तरह से हमारा ये काम हो गया। अब ये सेम काम करना है हमने विदाउट मास्क। ठीक है, तो कोड सारा सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा कोड में। और आपने इस कोड को एज इट इज कॉपी करना है, दोबारा पेस्ट करना है और एक दफ़ा इसको रन कर देना है। तो वो क्या करेगा, हमारी 200 पिक्चर्स विदाउट फेस भी ले लेगा। आप थोड़ा सा मूव भी हो सकते हो ताकि उसको ट्रेनिंग में एक अच्छी वैल्यूज़, ऑप्टिमम वैल्यूज़ मिल जाएं। स्ट्रेट बैठना चाहते हो स्ट्रेट भी बैठ सकते हो। तो अब होगा क्या, यहाँ पे भी उसने 200 पिक्चर ले ली, लेकिन मैंने प्रिंट वाले ऑप्शन को कमेंट आउट किया हुआ है इसलिए उसने काउंट नहीं किया। अब इसको भी सेव कर लो, इसको आप नाम रख लो नो मास्क, और एक दफ़ा इसको रन करेंगे तो ये आपका जो फाइल है ये उसी फोल्डर में सेव हो जाएगी। इसको भी प्लॉट करके देख लेते हैं सिंपल कि हमारे पास जो है वो किस तरह से उसने जो है वो इमेजेस लिए हैं। तो आप देख रहे हो कि वही फेस वाला जो एरिया है उसने उसको क्रॉप कर दिया बेसिकली। जी, डाटा भी सेव हो गया। तो बाकी उसने जो रिमेनिंग पार्ट था ना मेरी बॉडी का वो नहीं लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक छोटा सा क्लासीफायर जो प्री ट्रेन था उससे हेल्प ली थी कि सिर्फ फेस वाले एरिया को कैप्चर करें। तो ये चीज़ है। अब सेव किया हमने, अब आप इसको दोबारा लोड कर लो ताकि हमारे पास जो प्री प्रोसेसिंग हमने मशीन लर्निंग के लिए करनी है वो हम कर लें। तो हम इसको दोबारा एक दफ़ा लोड करने की कमांड आपको आइडिया है कि क्या होती है, लोड np.save और np.load, और आगे आप वो पाथ देते हो या फिर उस फाइल का नाम अगर तो सेम फोल्डर में। तो उसको हमने एक दफ़ा रन कर दिया इस तरह से लिख के। और अब आप इसकी शेप चेक कर सकते हो कि एक्चुअल शेप क्या है। हम सिंपल लिखेंगे प्रिंट मास डॉट शेप, जो हमारा एक यूजफुल पैटर्न जो हम चलता आ रहा है हमारा। तो आप देखो आपके पास 200 पिक्चर्स हैं। अगर हम मास डॉट शेप की बात करें उसमें 50 x 50 का साइज़ है, और 3 क्या है उसका RGB चैनल यानी कलर।
अब ये देखा जाए तो 4 डायमेंशन में आ गई है, और 4 डायमेंशन में मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई नहीं होता। अब यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी हमें। और जो दूसरी वाली हमारी नो मास्क है उसमें भी सेम, ऑब्वियसली क्योंकि हमने सेम पैरामीटर्स रखे थे। अब देखो हमने क्या करना है, इस 4 डाटा जो हमारी इमेज है उसको 2D में कन्वर्ट करना है। तो एक तरह से क्या करने लगे हैं, रीशेप करने लगे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मास डॉट रीशेप की कमांड दोगे और आगे जो आपकी वैल्यूज है बाकी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। नॉर्मली हम यही करते हैं ना, CNN में भी जब हम पढ़ रहे थे कि हम बाकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास पिक्सल्स आ जाए, नंबर ऑफ पिक्सल। अगर RGB है तो 3 मल्टीप्लाई होगा, अगर तो ग्रे स्केल है तो वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इस तरह का जो है वो एक ऑप्शन आ जाएगा। एक दफ़ा इसको रन कर लेते हैं तो आप देखो कि उसने क्या किया, बाकी तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास 7 जो है वो 50 100 में एक वैल्यू आ गई। अब करना क्या है, देखो आपके पास ये जो दोनों 200 इमेजेस है ना, पहली वाली 200 कौन सी है, विद मास्क, और दूसरी वाली है विदाउट मास्क। हम चाह रहे हैं कि ये दोनों 200 पिक्चर्स जो है ना एक सिंगल एक्स फीचर्स के नाम से एडजस्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन सारी रोज को, सिर्फ रोज की बात कर रहा हूं मैं, जो ये 200 वाली है, अगर मैं इस पॉइंट को पढ़ना चाहूं तो कैसे पढ़ूंगा कि ये वाला जो टर्म है ये रोज है और ये वाली टर्म कौन सी है, कॉलम्स, यानी आपके फीचर्स। तो मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ रोज को मैं आपस में क्या करूं, मर्ज कर दूं, यानी कॉन्कैटिनेट कर दूं आसान से अल्फाज में। तो नमपाई में एक डायरेक्ट फंक्शन होता है np.r, आगे अंडर स्टोर। ये क्या करता है कि 2 अलग अलग डाटा सेट को उठाता है और उनकी सिर्फ और सिर्फ रोज को आर से, रोज को क्या कर देता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है। तो अगर मैं इस तरह से लिखूं और दोबारा शेप चेक करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने क्या किया, सिर्फ रोज को आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया, क्योंकि दोनों के जो कॉलम्स हैं वो फीचर्स हैं वो सेम है। और कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, 7500 कॉलम्स हैं, यानी कितना बड़ा डाटा सेट है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करते हैं, y के लिए हम थोड़ा सा जो हमारी वो कॉलम्स हैं उनको अलग कर लेते हैं और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको y में डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन से दूर हो जाए। और आपको ये भी पता है कि जो बाद वाली 200 हैं वो कौन सी है, नो मास्क के साथ है ना। तो अब हमने एक लेबल बनाना है कि हम कहते हैं कि जो 200 के बाद वाली सारी है ना उनको 1 कह देते हैं और जो 0 बाकी वाली होंगी वो 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या कह दिया कि y में, यानी इसके अंदर जो हमने 400 रखी हैं इसमें 200 के बाद वाली वो क्या हो जाए, वो सारी, उसको हमने एक लेबल प्रोवाइड कर दिया 1 के नाम से। तो अब ये उसकी लेबलिंग भी हो गई। अब एक दफ़ा ट्रेन टेस्ट स्पिरिट लगा के देख लेते हैं और आगे टेस्ट साइज मैंने यहाँ पे 20% दिया है, आप देख लेना अपने हिसाब से जो आपको सही लगे। और उसके बाद इसकी लेंथ भी चेक कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास उसने टेस्ट साइज के हिसाब से लेंथ जो है वो डिवाइड कर दी है। अब दोबारा एक दफ़ा शेप चेक करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शेप जो है बेसिकली वो, अब आप ट्रेन की 320 और कॉलम्स उतनी ही है, कॉलम्स को अभी तक नहीं छेड़ा हमने। अब देखो एक चीज़ पता क्या है, इस स्टेज पे हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि हमने यहाँ पे मशीन लर्निंग का मॉडल लगाना है। अब अगला स्टेप तो वही है ना, लेकिन अगर इस स्टेप पे हम मशीन लर्निंग का मॉडल लगाएंगे ना, रन हो जाएगा लेकिन बहुत स्लो होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 7500, बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। और इसमें अक्सर कॉलम्स में हमारे पास यूजफुल डाटा भी नहीं है। अब यूजफुल डाटा का क्या मतलब है, तो उसको समझाता हूँ। पहले एक चीज़ समझो कि अगर मुझे ये 7500 कॉलम्स को कम करना है तो मशीन लर्निंग में एक टेक्निक यूज होती है जिसका नाम है PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। कहता है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैथमेटिशियन कार्ल पियर्सन 1901 में। इट वर्क्स ऑन द कंडीशन that while the data is in a higher dimensional space is mapped to a data in a lower dimension space, the variance of the data in the lower dimensional space should be maximum। ठीक है, आसान से अल्फाज में मैं समझाता हूँ। होता क्या है कि जब आपके पास हायर डायमेंशन का डाटा आता है ना, उसको ट्रेन करने में मशीन लर्निंग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, स्लो हो जाता है, बाज़ दफ़ा जो है वो ब्रेक भी हो जाता है। तो उस हायर डायमेंशन डाटा को लोअर डायमेंशन डाटा में कन्वर्ट करने के लिए हम टेक्निक यूज करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये एक ऐसी टेक्निक है जो वेरिएंस, और एक और टर्म यूज होती है मैट्रिक्स में, आइजन वेक्टर और आइजन वैल्यूज। अगर कहीं पढ़ी हो आपने, आइजन वेक्टर्स और आइजन वैल्यूज और वेरिएंस को यूज करके ये डायमेंशंस कम कर देता है। मतलब उसकी मैथ का बता रहा हूं कि इन दोनों को
आइजन वेक्टर्स, आइजन वैल्यूज से वैल्यूज कैलकुलेट करता है और क्या करेगा, आपकी डायमेंशंस को कम कर देगा। मिसाल के तौर पे 7500 को ये 3 में कन्वर्ट कर देता है, और वो 3 का जो आपके पास कॉलम आएंगे ना, अभी कितने कॉलम्स हैं, 7500 कॉलम्स हैं, हम कह रहे हैं कि इसको डायमेंशन इसकी रिड्यूस करके 3 कॉलम में ले आओ। तो वो क्या करेगा, यूजिंग आइजन वेक्टर और आइजन वैल्यूज, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके उनके कॉलम्स कम कर देगा और सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। यानी उसके अंदर से प्रिंसिपल कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके जरिए कोई हमारा डाटा लॉस ना हो जाए, उनको निकाल देगा और बाकी जितनी भी गार्बेज वैल्यूज होंगी उनको रिमूव कर देगा। अभी भी हमारे डाटा में सिर्फ फेस के हिसाब से काफ़ी गार्बेज वैल्यूज हैं जो कि वो उसको कन्वर्ट कर सकता है। इस वैल्यू को हमने खुद सेट करना होता है कि हम कहते हैं कि 7500 कॉलम्स को हमने 6 में कन्वर्ट करना है, 2 में कन्वर्ट करना है, 3 में, 5 में, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसका इस सिनेरियो को कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और साइंटिस्ट ने इस चीज़ को ना बेसिकली अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के कैटेगरी में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि हम हमारा इसमें लेबल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ फीचर को देख रहे हैं, फीचर्स की डायमेंशंस को रिड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पीसीए को एक एल्गोरिदम डिक्लेयर किया और इस कैटेगरी को उन्होंने अनसुपरवाइज में डाल दिया, जैसे कि हमने के मीन्स पढ़ी थी और हिरारिकल क्लस्टरिंग पढ़ी थी। तो ये छोटा सा सिनेरियो है। मैं आपको थोड़ा सा ना आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है अगर मैथ बिहाइंड मैथ की बात की जाए। तो आप सिंपल लेट से आप कह लो कि आपके पास ना ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें ये सारी एंट्रीज हैं। ये फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा समझ लो एक कांस्टेंट है, उसको क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, उसको 0 को इक्वल रखना है और लैम्डा की दोनों वैल्यूज निकाल सकते हो। सिंपल मैथ है, मैट्रिक्स की इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये दो वैल्यूज जो आई है ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2, यूजिंग दिस फार्मूला, दिस टू वैल्यूज आर कॉल्ड आइजन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, और अब क्या करते हैं, उसके बाद दोनों वैल्यूज को, एक आई है 2 आई है, एक आई है -5, 2 को यूज करके हम दोबारा उसी सिस्टम में डालेंगे और आपके पास ये फार्मूला होगा, और उसमें फिर आप क्या करोगे, जो फाइनल आपके पास v की वैल्यू आती है यूजिंग दिस फार्मूला, तो v1 और v2 क्या होगा, ये दोनों इसके आइजन वेक्टर्स कहलाएंगे यूजिंग टू वैल्यूज। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दिया है, सिंपल मैथ है, मैट्रिक्स की इतना मुश्किल नहीं है। अब दोबारा आप -5 के जरिए करोगे, ये आपके पास फार्मूला है a माइनस लैम्डा आई, और ये आपके पास v वाला वेक्टर है और इज इक्वल टू 0, v मतलब वेक्टर, और इसको आप सिस्टम में डालोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास यहाँ भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, -1 और 3। ये दोनों क्या है, ये दोनों इस -5 वैल्यू के साथ उसके आइजन वेक्टर्स हैं, ये पीछे वाले आइजन वैल्यूज थी। तो जो कॉन्सेप्ट है बिहाइंड पीसीए, या जो मैथ है बिहाइंड पीसीए, वो ये है कि आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स को यूज करके वो इस तरह से एक आपको सिंपल वेक्टर बना के दे देता है। तो ये मैंने जस्ट एक सिंपल सी मिसाल ली है। हमारा कॉलम बहुत बड़ा है, हमारे पास 7500 कॉलम्स है, तो वो एक हैवी कैलकुलेशन है जो कि हमने कंप्यूटर से करवानी है। मैंने मिसाल दी है यहाँ पे आपको, और आगे अगर आप देखो तो एक समरी के तौर पे हमारे पास आइजन वैल्यूज ये आ गई हैं, और हमारे पास आइजन वेक्टर कौन कौन से आ गए, 2 और 1, -1 और 3, जो ऐसे निकाले हमने ये वाला। ठीक है, समझ आई ये चीज़। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे मैंने मजीद इसको बताया है, डिस्क्राइब किया है कि आपके पास लेट से एक पिक्चर है, उस पिक्चर में 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा है, 2 लिखा है। मैं कहता हूँ 1 की मिसाल लेते हैं लेट से। ठीक है, ये 1 पिक्चर है, डिजिट की पिक्चर है, और इसमें आप देखो ये जितना भी ब्लैक एरिया है ना, ये वाला एरिया, नीचे वाला, साइड वाला, ऊपर वाला, ये सारा गार्बेज है। इसमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। और इसकी आपके पास कितने कॉलम बनेंगे, अगर ये 60/64 की है तो आपके पास इसके 0 से लेके 63 तक कॉलम बनेंगे, और हर कॉलम में एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी जिसकी बेस पे आगे डिजिट की प्रिडिक्शन की जा सकती है लेबल के तौर पे, कि अगर सारे ये वाले कॉलम्स होंगे तो डिजिट 5 होगा, अगर सारे ये वाले कॉलम होंगे तो डिजिट 0 होगा, और अगर सारे ये वाले कॉलम होंगे तो डिजिट 1 होगा। इसमें आप देखो पिक्सल 0 की इंफॉर्मेशन हमारे लिए गार्बेज है, इसमें हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सारे 0 0 0 यानी ब्लैक इमेज में काम जरूरत ही नहीं इस चीज़ की। तो क्या करता है पीसीए, क्या करता है, वही बात जो मैंने अभी समझाई है आपको, कि हमने क्या करना है, उसके कॉलम सेलेक्ट करने हैं, यानी n कंपोनेंट। अगर पाइथन की लैंग्वेज में बात करें तो हम ये खुद से सेलेक्ट करते हैं कि हम उसको कहते हैं कि इन 64 कॉलम्स को रिड्यूस करके उसमें प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन निकाल के उसके सिर्फ 6 कॉलम बना दो, जिसमें सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी, जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि इन सारे कॉलम्स की बेस पे 1 को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। समझ आया? आई थिंक पीसीए क्लियर हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, और
इसको अनसुपरवाइज में क्यों डाला है? इसलिए डाला है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम फीचर वैल्यूज को टारगेट कर रहे हैं, हमारा लेवल को हम देख ही नहीं रहे यहाँ पे, इसलिए। अब इसको इसी चीज़ को हमने करना है अपनी इमेजेस के साथ, क्योंकि हमारे पास जो इमेजेस आई थी वो थी ये वैल्यू 7500, जो हमारे कितने हैं कॉलम्स हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है पीसीए को, अब क्या करना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम कहते हैं कि यार 7500 कॉलम्स को सिर्फ 3 कॉलम में रिड्यूस कर दो। ये मैंने वैसे बहुत छोटी वैल्यू दे दी है, आप 5 दे सकते हो, 6 दे सकते हो। और उसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई थी जब मैंने अनसुपरवाइज पढ़ाई थी, कि वहाँ पे फिट और ट्रांसफॉर्म इकट्ठा करते हैं, तो उस रिवायत को लेके चलेंगे हम। एक्स ट्रेन को और एक्स टेस्ट को हमने करना है PCA.fit_transform एक्स ट्रेन, PCA.fit_transform और एक्स टेस्ट, दोनों को कर दिया, साथ में शीट भी चेक कर ली। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपके पास एक छोटे से क्लिक पे वो 7500 कॉलम 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यानी उसकी पीसी हो गई सिंपल आसान से अल्फाज में। और ये चीज़ अभी 8वें सेमेस्टर में आप डाटा साइंस पढ़ोगे अपनी डिग्री में, अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको उसकी थ्योरी ही समझाएंगे, कोडिंग नहीं समझाएंगे वो, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है डाटा साइंस का, उसमें फिर जो भी पढ़ाएगा तो वो आप देख उस वहाँ पे ये चीज़ जो आइजन वेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो समझाया जाता है। अच्छा, एक दफ़ा देख लेते हैं कि जीरो पोजीशन पे यानी इंडेक्स पोजीशन पे उसने क्या आइजन वेक्टर निकाले, यानी क्या वैल्यूज़ निकाली। तो ये 3 आइजन वेक्टर थे जो कि जीरो पोजीशन पे जो आपका एक पड़ी हुई है अरे, उसका बेसिकली ये 3 निकाले हैं, ठीक है, यानी ये 3 कॉलम्स हैं, और अगर सिंगल में रखा जाए तो एक आइजन वेक्टर बन जाता है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर अपना मशीन लर्निंग का मॉडल जो हमने सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर यूज़ किया वो लगा सकते हैं। उसके लिए आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मॉडल कह दिया, फिट करना है ट्रेन पे और स्कोर लेना है टेस्ट पे। लेट्स सी क्या स्कोर आता है, 100%, ठीक है। ये वैसे थोड़ा सा देखा जाए तो ओवरफिट हो रहा है, लेकिन अब मॉडल में वेरिएशन ही कोई नहीं है, मेरी ही पिक्चर उसने ली है और मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा था, मैं ज़्यादा हिल भी नहीं रहा था, पिक्चर्स में कोई वेरिएशन नहीं थी, तो इसीलिए उसने जो है उसको कह लो कि एक 100% एक्यूरेसी के साथ एडजस्ट किया है। और हुआ होगा डेफिनेटली, मैंने वही तो कहा था कि मैंने वैल्यू बहुत छोटी ले ली है। आप यहाँ पे 5 ले लेना, 6 ले लेना, 7 ले लेना, या नॉर्मली वेरिएशन चेक करना। और मैंने वीडियो भी इसलिए दिया आपको, आपको जो फोल्डर दिया है ना उसमें वीडियो है, वो वीडियो में जो पर्सन बैठा हुआ है ना वो बहुत हिल रहा है और बार बार ऐसे कर रहा है, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू 100% नहीं आनी। वो तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं हिल भी नहीं रहा था, और एग्जैक्टली जो है मैंने सारी फोटोज़ उसको एक प्रीमियम सिचुएशन में लेने दी है, ठीक है ना, इसी वजह से उसको बड़ी एक्यूरेट वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो ये सारा सिचुएशन है, आप उसको वीडियो के साथ ट्राई करना। और देखो, अपनी फ़ोटोज़ लोगे, बीच में उठ के चले जाना, किसी और को बिठा देना, तो ये थोड़ा सा मजीद वेरिएशन आ सकती है। 100 पिक्चर्स जब हो जाए ना, उठ के चले जाना, या 50 के बाद उठ के चले जाना और किसी और को बिठा देना, क्योंकि उसको तो कंडीशन मिली हुई है कि जब तक फेस नज़र नहीं आएगा उसने फ़ोटो ही नहीं लेनी। वो कोई उठ के चला गया वो रुक जाएगा वहीं पे, जब तक उसको नेक्स्ट फेस नहीं मिलता। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे सेट की हुई है ऑलरेडी, कि जब तक उसको हार कास्केड के जरिए, प्री ट्रेन क्लासीफायर के जरिए कोई फेस नज़र नहीं आएगा, वो पिक्चर लेना बंद कर देगा वहाँ पे। यानी अगर आप हट भी जाते हो ना ऐसे करके, तो वो पिक्चर लेना छोड़ देगा, क्योंकि उसको फेस मिल ही नहीं रहा उसके अंदर। तो ये चीज़ है, तो इस तरह से उसके साथ थोड़ा सा ना आपने समझ लो एक तरह से उसको यूज़ करना है, उसके साथ थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन लेके आनी है। यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं थी, इसलिए ऑलमोस्ट हमारे पास जो है इसको एक तरह से कह लो कि ओवरफिट कर दिया उसने। तो लेट्स से चेक कर लेते हैं, प्रिडिक्शन लेते हैं टेस्ट के ऊपर और क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, हम टेस्ट के ऊपर इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारी वैल्यूज़, देखो पहली वैल्यू 0 थी, अगली 0, क्योंकि 100% स्कोर है, यहाँ पे कोई एरर तो आया नहीं है, 0 है, यहाँ पे भी अगली 0 है, तो ये आपस में दोनों कॉलम्स मैच कर रहे हैं। एक्यूरेसी स्कोर लेने की ज़रूरत तो नहीं है, ऑब्वियसली 100 ही हमारा। ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट होती है, और ये आपके पास एक तरह की प्रिसिशन वैल्यू क्या है, रिकॉल F1 स्कोर क्या है, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना ये ऑलरेडी हमें आता है कि हम किस तरह से बनाते हैं इसमें। और यूजिंग सब आपकी जो सीबॉर्न की लाइब्रेरी है उसमें हीट मैप का फंक्शन होता है, उसके ज़रिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0 है, ये वाली वैल्यू 0 है, क्यों 0 है? क्योंकि ये 100% एक्यूरेसी आई है ऑलरेडी। तो अब अगला काम हमारा प्रिडिक्शन का है, जो लास्ट स्टेप है। उसमें हमने क्या किया है, हमने सिंपल कैमरा के आउटपुट को यूज़ किया है, और यहाँ पे एक छोटी सी डिक्शनरी बनाई है दोबारा, कि जो नो मास्क वाले हैं वो 0 हैं, ये ऑलरेडी हमने ऊपर भी डिफाइन किया था, और जो मास्क है वो है 1, यानी हमने 0 और 1 से इसको
जो है वो आपस में एक डिक्शनरी बना दी है। और अगेन यहाँ पे वही सेम कॉपी पेस्ट किया है जस्ट मैंने, और यहाँ पे वो क्लासिक CV फॉन्ट यूज़ किया है, क्योंकि हमने जब वो उसको फेस नहीं मिलेगा, एक प्रॉपर लिखा हुआ नज़र आए कि मास्क या नो मास्क, तो फॉन्ट को एक्सेस करना ज़रूरी है यहाँ पे, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। और यहाँ पे वही आप रिटर्न करवा रहे हो, फेसेस उसको मिलेंगे तो वो क्या करेगा, रेक्टेंगल बना देगा। और उसमें ये सिंपल वही चीज़ पहले तो, क्योंकि उसको भी एक रियल टाइम पे फ़ोटो मिल रही है ना, फ़ोटो को ऊपर हमने 50 से रिड्यूस किया था, 50x50, अब दोबारा 50x50 से करना पड़ेगा, नहीं तो जो है वो एक कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि आपने ऊपर तो 50 के साथ किया, यहाँ पे आप चेंज कर रहे हो, अगर हम ये दोबारा नहीं देते। तो ये चीज़ ज़रा ख्याल रखनी बहुत ज़रूरी है। और रीशेप उसको ऑलरेडी करना पड़ेगा, 1 और -1 बेसिकली ये वही चीज़ है कि आपके दोनों रोज़ और कॉलम एक ऑर्डर में रहें। अच्छा, अब यहाँ पे PCA को ट्रांसफॉर्म दोबारा किया है, क्योंकि रियल टाइम में जो फोटो ले रहा है आपकी, रियल टाइम पे प्रिडिक्शन के दौरान, उसको भी दोबारा PCA से गुजारेगा, फिर मॉडल पे भेजेगा, मॉडल उसको प्रिडिक्ट करेगा अगले स्टेप में, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। और फाइनली फिर उस चीज़ को हम क्या करेंगे, एक n नंबर के वेरिएबल में नेम्स के थ्रू स्टोर करवा देंगे, और उसी चीज़ को हम आगे पुट कर देंगे कि हमारे पास टेक्स्ट में बता दें कि क्या होना चाहिए, मास्क या नो मास्क, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे डिक्शनरी बना चुके हैं कि अगर तो वो मास्क नहीं मिलेगा तो वो ऊपर एक छोटा सा मैसेज दे रहा होगा कि नो मास्क, या अगर मास्क आ रहा हो तो मैसेज दे रहा होगा आपको, और नीचे वही सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे वही फिर सेम की आएगी, क्योंकि हम दोबारा पिक्चर्स नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम जस्ट यहाँ पे इसको स्केप के साथ या क्यू की वैल्यूज़ के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं चला के क्या रिस्पॉन्स आता है। देखो अभी मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, ठीक है, मैं हिलता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, बीच में थोड़ा सा एक एरर ग्लिच सा आ रहा है फिर भी, ठीक है। अब मैं मास्क पहनता हूँ तो क्या कहता है, ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच है बीच में अभी भी ना, वो फ्रेम पर सेकंड का होता है नॉर्मली ना, कि हमारा थोड़ा मास्क एडजस्ट हो, जैसे पहले पहना था मैंने। तो देखा जाए तो ग्लिच एक छोटा सा है इसमें, वो बेसिकली आपके वीडियो का है कि आप देखो ना यहाँ पे कितना एग्जैक्टली वो चेक कर रहा है। दोबारा अगर मैं मास्क पहनूँ ताकि वो एग्जैक्टली आपको दिखा दें। ओवरऑल सिनेरियो समझ आया कि हो क्या रहा है, कि हम पहले पिक्चर्स लेते हैं, उस पिक्चर्स में आप वेरिएशन लेके आओ आप, ठीक है, 50 किसी और के साथ डाल दो, थोड़ा सा हिलो जुलो, ताकि उसको एक ओवरऑल ट्रेनिंग अच्छी हो उसकी, और फाइनली आप उसको प्रिडिक्टेड आउटपुट भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको एक दफ़ा परफॉर्म करो, और इसमें जब पिक्चर्स आप लोगे ना, वहाँ थोड़ी वेरिएशन डालनी है आपने, कि हो सकता 50 किसी और पर्सन के साथ ले लो, 50 किसी और पर्सन के साथ ले लो, क्योंकि वो आप चले जाओगे उठ के तो वो बीच में रुक जाएगा। उसको कंडीशन मिली हुई है फेस की, अब तक फेस नहीं नज़र आएगा, उसने पिक्चर कैप्चर ही नहीं करनी है।